कहानी का ये 30वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। डॉक्टर मिथुन के बाहर जाते ही अरिजीत ने धारा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी, लेकिन वो स्वयं उदास था। मैंने तुम्हारे लिए परेशानी बढ़ा दी, वो फीके स्वर में बोला। नहीं, आपने बहुत सही किया। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मैं कुणाल के मना करने की वजह से किसी को सच नहीं बता पा रही हूँ। उन लोगों से बातें करती थी या फिर उनके चेहरे पर शर्मिंदगी देखती थी तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता था। आपने मेरे मन पर बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वो गंभीर होकर बोली। मुझे लगा ही था कि कुणाल के काबू का ऐसा ही रिएक्शन होगा। वो बहुत नाराज हो गए। पता नहीं डॉक्टर मृदुल से भी क्या क्या कह दिया। धारा बोली। अरिजीत, आपको पता है कि उनकी नाराजगी जायज है। उनकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। वो कुणाल से बहुत प्यार करते हैं। धारा, हम लोग कल मुंबई जाकर कुणाल के माँ बाप से भी माफी मांगने चलेंगे। उन लोगों को भी सब कुछ मालूम होना चाहिए। अरिजीत ने कहा तो धारा बोली। बहुत मुश्किल है सब कुछ। पता नहीं मैं उनके सामने कैसे जा पाऊंगी। उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, कहकर वो उदास हो गई। उसे ऐसे उदास देखकर अरिजीत उसे समझाते हुए बोला। सामना तो करना ही पड़ेगा। अभी से परेशान हो गई। अभी तो तुम्हें मॉल पैलेस जाकर मॉम का सामना भी करना है। हम लोगों की राह में बहुत सारे हर्डल्स हैं। धारा के चेहरे पर कड़वाहट झलकने लगी। वाकई उसे पवित्रा सूर्यवंशी जी का सामना भी तो करना है। अरिजीत के प्यार के साथ उनके तानों के कड़वे घूंट भी पीने हैं। धारा निराशा भरे स्वर में बोली। पता नहीं कब हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। अब तो डर लगता है कि फिर कोई मुसीबत ना आ जाए। उसे निराश देखकर अरिजीत बोला। धारा, अगर मेरे होते हुए भी तुम्हें परेशान होना पड़े तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। अरिजीत हर्ट हो गया। धारा बोली। कैसी बातें कर रहे हैं? वो भी बेचैन हो गई। मैं तो बस इसलिए परेशान हूं कि मैंने आज तक किसी को दुख पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, फिर भी कुणाल और उनके परिवार के लिए दुख का कारण बन गई। अरिजीत दर्द स्वर में बोला। परेशान मत हो, किसी को भी दुख नहीं पहुंचने देंगे। मुझ पर विश्वास करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमसे कुछ कहने से पहले सबको मुझसे बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर मिथुन से बात करते हैं, उन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अरिजीत ने उसके हाथ थपथपाकर उसे आश्वस्त किया और खुद बाहर निकल गया। सामने से डॉक्टर मिथुन चले आ रहे थे। चला गया। उन्होंने अरिजीत पर नजर पड़ते ही कहा। मुझसे इतना नाराज हो गया कि जाते समय बोलकर भी नहीं गया। मुझसे पूछा भी नहीं साथ चलने के लिए। वो हताश भाव से कहकर वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गए। अरिजीत बोला। आप परेशान मत होइए, इतना तनाव लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कहकर वो भी उन्हीं के पास बैठ गया। हम लोग हैं तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। डॉक्टर मिथुन बोले। 40 साल की दोस्ती है हमारी, एक बार में भुला दी उसने। ये भी नहीं सोचा कि मैं उससे कोई बात क्यों छुपाऊंगा। वो खुद से बोले जा रहे थे। अरिजीत उन्हें समझाते हुए बोला। आप ऐसे दुखी होंगे तो हमें कितना बुरा लगेगा। ऐसे मत सोचिए आप। मैं आपके और थारा के साथ जाकर खुद कुणाल के पेरेंट्स से माफी मांगूंगा। सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। डॉक्टर मृदुल बोले। अरिजीत, धारा बहुत दुख उठा चुकी है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे घर में अनवांटेड फील करे। तुम्हें पहले अपने माँ पापा से बात कर लेनी चाहिए। अरिजीत दर्द स्वर में बोला। सर, मैं आपकी वजह से कभी धारा को परेशान नहीं होने दूंगा। आज के बाद उसकी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू आएंगे। मेरे रहते किसी की हिम्मत नहीं है जो उसका दिल दुखा सके। मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। आप उठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। हम लोग कल सुबह ही जाकर कुणाल के माँ पापा से बात करते हैं। डॉक्टर मिथुन ने अरिजीत के चेहरे की तरफ देखा। उन्हें कुछ तसल्ली सी महसूस हुई। डॉक्टर विकास के नाराज होने से उन्हें बहुत धक्का लगा था। वो जानते थे कि विकास अपने भतीजे को कितना चाहता है। वैसे भी इतने पास आकर शादी टूट जाना उनके लिए एक सदमे की तरह था।
गहरी सांस लेकर वो उठ खड़े हुए। अरिजीत ने उन्हें उनके रूम तक छोड़ा और खुद धारा के पास चला आया। धारा वहीं कुणाल के केबिन में चुपचाप बैठी थी। वो उसके पास आया और कोमलता से उसे गले से लिपटा लिया। धारा सिहर उठी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी सदियों बाद उसे अरिजीत का स्पर्श मिला है। उसकी आंखें तो गीली हुई, लेकिन एक सुखद एहसास से उसकी पलकें मूंद गई। डॉक्टर विकास जब अपने घर पहुंचे तो उनकी भाभी और पत्नी मार्केट गए हुए थे। घर में उनके दादा थे जिनसे मिलने कोई आया हुआ था। वो बाहर वाले कमरे में बैठे उनसे बातें कर रहे थे। नौकर को बताकर वो अपने कमरे में चले आए। मन तो कर रहा था कि कुणाल को फोन करके उसे खूब खरी खोटी सुनाए। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले उसने एक बार भी अपने परिवार से बात करने का नहीं सोचा। ठीक है, उसने कोई फैसला लिया था, लेकिन कम से कम उन्हें बता तो सकता था। शाम हो रही थी। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। नौकर दोपहर में लंच का पूछने आए तो उन्होंने डांट कर भगा दिया। उनके बड़े भाई ऊपर उन्हें देखने आए तो वो कमरे की लाइट वगैरह बंद करके बिल्कुल सोते हुए बन गए। उन्होंने एक दो बार आवाज दी, फिर उन्हें सोता समझकर वो चले गए। अभी उनका किसी से भी बात करने का मन नहीं था। पहले वो कुणाल से बात करना चाहते थे, फिर घर में किसी को कुछ बोलना चाहते थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और शादी होनी थी। आज भी उनकी भाभी अपने बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए निकली थी। उन्हें अपने आप पर क्रोध आ रहा था। अच्छा खासा कुणाल चैन की जिंदगी जी रहा था। उन्होंने ही एक तरह से उसे तैयार किया था शादी के लिए। यहाँ तक कि उस पर धारा से मिलने का दबाव भी डाला था। शाम को 7 बजे उन्होंने कुणाल को फोन मिला लिया। इस समय वहां सुबह हो रही होगी। कुणाल तैयार होकर निकल गया तो फिर बात करना मुश्किल हो जाएगा। रिंग जाती रही, लेकिन कुणाल ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली। हो सकता है कि वो जल्दी घर से निकल गया हो और हॉस्पिटल पहुंच गया हो, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा हो। नीचे से शुभिका की आवाज दे रही थी, इसीलिए उन्होंने फोन काट कर स्लीपर पैर में डाले और नीचे चले गए। शुभी काकी ने उन्हें टोक दिया। आप ऐसे में कैसे सो गए और आपके चेहरे को क्या हुआ? खाना भी तो नहीं खाया है आज दोपहर में जनाब ने, उनके दादा ने बताया। क्या हुआ बताओ तो। उन्होंने पास आकर माथे पर हाथ लगाया। डॉक्टर विकास बोले, ठीक है तबीयत, थकान लग रही थी इसलिए सो गया। वो झुंझला गए। सब लोग चुप होकर उनका चेहरा देख रहे थे। वह अपने बड़े भाई के सामने कभी ऐसे बात नहीं करते थे। मैं आया तो आप बाहर बैठे थे, भाभी और शुभी मार्केट गए हुए थे। थकान सी लगी तो जाकर लेट गया। पता नहीं कब नींद आ गई। उन्होंने अपने को संभाल कर कहा। ओह अच्छा, आज बहुत कुछ खरीद कर लाए हैं हम लोग। खाना खाने के बाद बड़े कमरे में सब दिखाएंगे आपको। शुभी काकी ने चैन की सांस ली और फिर हंसते हुए बोली, क्या करना शॉपिंग का? वो धीरे से बोले। शुभी काकी चौंक कर बोले, क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं। उन्होंने सिर झुका लिया और अपनी चाय पीने लगे। सब लोगों का ध्यान उन्हीं की तरफ था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बातों का रुख बदल दिया। इधर केशव जी के गांव में उबड़ खाबड़ पत्थरों पर चलते हुए एक फौजी जवान अपना बड़ा सा पिट्ठू बैग लाते चला आ रहा था। पारुल बाहर धूप में मिर्चें सुखाने को डाल रही थी। गौरी चिट्टे फौजी जवान को देखकर वो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगी। बनीता अभी बीटीसी कर रही थी, लेकिन उसकी शादी तो करनी ही थी, इसलिए कोई भी जवान लड़का देखते ही वो उसमें अपने होने वाले दामाद की संभावना तलाशने लगती थी। वो फौजी जवान अब पास आ चुका था। भाभी राम राम, उसके पास आते ही हंसकर कहा उसने। कौन, पहचाना नहीं मैंने? पारुल एबोज आंखों से उसे देखती रही। मैं उज्जवल हूँ, जमुना दीदी का भाई, भूल गई क्या? वो फिर हंस दिया। अरे तुम उज्जवल हो? वो उसे घूर घूर कर देखती हुई बोली। तुम तो बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल हीरो लग रहे हो। आ जाओ चाय पी लो। नहीं अब चलूंगा, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। शादी वादी हो गई तुम्हारी? वो खोजती नजरों से उसे तोल रही थी। हाँ शादी हो गई, अब तो छोटा बच्चा भी है, वो शर्माते हुए बोला। ओह, पारुल का सारा उत्साह झाग की तरह बैठ गया। उज्जवल बोला, चलता हूँ। वो लंबे लंबे कद बढ़ाता अपने गांव की तरफ आगे बढ़ गया।
एक बार को उसके दिल में आया कि उसे पता है कि वो धारा से मिला था और वो कितनी अच्छी तरह से रह रही है। लेकिन पारुल का कोई भरोसा नहीं था कि वो उसका वहां जाकर भी पीछा पकड़ लेती। धारा से ये लोग जितना दूर रहे उतना ही धारा के लिए अच्छा है। चलते चलते वो अपने घर के पास पहुंच गया और उसे आया देखकर घर वालों के खिले हुए चेहरे ध्यान कर उसका दिल खुशी से भर गया। अगले दिन कोलाड में सुबह सुबह ही धारा और अरिजीत डॉक्टर मिदुल के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए। अरिजीत ने सोच लिया था कि वो किसी को भी धोखे में नहीं रखेगा और जो भी सही बात है वो सबको बता देगा। अपनी वजह से ना तो धारा पर कोई दोष लगने देगा, ना ही कुणाल पर। अभी तक डॉक्टर विकास ने घर पर कुछ नहीं बताया था। कुणाल के माँ बाबा और शुभिका की धारा को अचानक देखकर खुश हो गए। आज तो सरप्राइज दे दिया थारा ने। भाई साहब बहुत धन्यवाद आपका, आप इसे ले आए। बहुत याद कर रहे थे तुम्हें। अपने पैर छूती थारा को कुणाल की माँ ने अपने गले से लगा लिया। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है बेटी, कहकर उन्होंने अपने हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। मिदुल भाई साहब भी उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? उन्होंने कहा। डॉक्टर मिदुल की नजर अपने दोस्त पर पड़ी जो अनमने से बैठे हुए उनकी तरफ देख रहे थे। अरे कुछ जलपान तो कराओ मेहमानों को। सीधे सवाल जवाब शुरू कर दिए। कुणाल के बाबा ने उन्हें टोक दिया। आइए बैठिए सब लोग। उन्होंने सबको बैठने को कहा। शुभिका की और कुणाल की माँ किचन की तरफ जाने लगी तो धारा उठकर उनके साथ हो गई। ये यंग मैन कौन है? मैंने पहचाना नहीं। कुणाल के बाबा ने पूछा। जी सर, मैं अरिजीत हूँ। दरअसल मुझे ही आपसे बात करनी थी, इसलिए मैं डॉक्टर मिदुल को लेकर आपसे मिलने आया हूँ। कुणाल के बाबा बोले, हाँ जरूर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, बात धारा से जुड़ी हुई है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला तो कुणाल के बाबा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। धारा, उसका क्या लेना देना आपकी बातों से? वो हैरत से बोले। जब अरिजीत ने बोलना शुरू किया तो कुणाल के बाबा का मुंह विवर्ण होने लगा। वाकई अपनी होने वाली पुत्र वधू के बारे में ऐसा कुछ सुनना आसान नहीं था। उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से डॉक्टर मृदुल और अपने भाई की तरफ देखा। वो लोग खामोश बैठे थे। डॉक्टर विकास के फोन पर कुणाल की कॉल आ रही थी। पहले तो वो इग्नोर करते रहे, लेकिन जब एक दो बार कॉल आती रही तो उन्होंने फोन उठाया और बाहर निकल आए। हेलो काकू, कैसे हो आप? फोन किया था आपने? कुणाल की आवाज उनके कानों में गूंजी। मैं सुबह जल्दी निकल गया, इसलिए आपकी कॉल का जवाब नहीं दे पाया। हाँ, तुमसे ये कहने के लिए फोन किया था कि जिस वजह से तुम वहां जाकर बैठे हो वह वजह खत्म हो गई, अब वापस आ जाओ, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। उनकी बात कुणाल को समझ नहीं आई। वो बोला, क्या कह रहे हैं? मैं समझू नहीं। काकू, आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ कहिए। वो उलझ गया। अरिजीत और धारा भाभी और दादा से मिलने आए हैं, उन्होंने सपाट शब्दों में कह दिया। क्या? यह सुनकर वो हद पर रह गया। धारा और अरिजीत जब वहां से निकले तो कुणाल के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़े दिनों से बेटी की शादी की खुशी में पता नहीं क्या क्या खरीदती दोनों महिलाएं सन बैठी थीं। धारा जब उनके पैर छूकर निकली तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुणाल की माँ ने तो फिर भी उसके सर पर हाथ रखा भी, लेकिन शुभिका की जड़ बंद खड़ी रही। धारा भी रोने को हो रही थी, उसकी हालत भी खराब हो रही थी। शर्म से सर झुका हुआ था और वो उस दिन को कोस रही थी जब कुणाल के साथ मिलकर उसने इस नाम की शादी को मंजूर किया था। कुणाल के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो बेचारा तो दूसरों का भला करने के लिए परेशानी झेल रहा था और अब अपने परिवार का गुस्सा सहन कर रहा था। उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था उसे। डॉक्टर मिथुन को उनके गंतव्य तक छोड़कर वो दोनों कोलाड के लिए निकल गए। धारा तमाम रास्ते चुप्पी साधी रही और अरिजीत भी परेशान था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि धारा को वो लोग कितना चाहते हैं। सब लोग उसे हाथों हाथ ले रहे थे। वो तो उसे अपने घर का सदस्य मानने लगे थे।
सारी बात का पता चलते ही उनके मुंह स्याह पड़ गए थे। लेकिन कुणाल ने फोन पर खुद धारा से शादी करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में वो लोग भी कुछ कह नहीं पाए। कम से कम उनके सामने तो उन्होंने कुणाल को कुछ नहीं कहा। धारा, अरिजीत ने बहुत प्यार से पुकारा। धारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे वो किसी और को पुकार रहा हो। कुछ बोलोगी नहीं? वो उसकी तरफ मुंह घुमाकर बोला। क्या बोलो? धारा ने कहा। कुछ तो बोलो, उसने बेताबी से कहा। क्या? उसकी आंखों के सामने अभी भी कुणाल के घर के लोगों की उदास सूरत घूम रही थी। भानु को बताया तुमने? उसने पूछा। नहीं, अभी तो नहीं। एग्जाम्स होने वाले हैं उसके, खामखा डिस्टर्ब हो जाएगा। वो धीमी आवाज में बोली तो अरिजीत बोला, ये तो सही है। तुम्हारे दादा अगर सही समझेंगे तो अपनी तरह से समझा देंगे उसे। धारा जो बैठी बाहर देखती रही। अरिजीत ने पूछा, गांव कब से नहीं गई हो धारा? मैं? धारा के ख्यालों में बर्फ जमी चोटों के बीच बसे अपने गांव की याद आ गई। उसका अपना घर, पूजा की धूप बत्ती से महकते घर में काम करती, अंदर बाहर घूमती उसकी माँ, बाहर धूप सेंकती उसकी अम्मा, गांव के पथरीले रास्तों पर उछल कूदता हुआ भानु, जमुना मौसी, उनके बच्चे, उनका छोटा भाई उज्जवल। बहुत दिनों से नहीं गई हूँ, जब से मामा के घर आई थी। उसके बाद लाख चाहने पर भी जा नहीं सकी। वो हसरत भरी आवाज में बोली, पता है, मैं तुम्हारे गांव गया था भानु के साथ। वो बोला। हाँ, भानु ने बताया था। उसकी आवाज में खुशी की खनक सी आ गई। आप हमारे घर तो नहीं गए होंगे? नहीं, वहीं सामने खड़े रहे। घर लॉक था, ताला लगा था, चाबी भी नहीं थी और रात भी हो गई थी। भानु भी बहुत परेशान था, इसलिए कहकर वो हंसकर बोला, अच्छा ही हुआ कि वहां नहीं रुके। लौटते समय रास्ते में तुम मिल गई। जब मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर मिदुल ने बहुत डांट लगाई थी मुझे। धारा बोली। भानु उस समय छोटा था, लेकिन कितनी बार आपको याद करता था। अभी भी आपके एक्सीडेंट का सुनकर वो बेचैन हो गया था। अरिजीत हैरानी से बोला, क्या सच में? मुझे भी ना जाने क्यों उसकी बहुत याद आती थी। वो कितना भोला भाला और मासूम सा था। धारा मुस्कुराकर बोली, अब तो बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसे एक्ट करता है जैसे मेरा बड़ा भाई हो, हमेशा मेरी केयर करता है। अरिजीत ने राहत की सांस ली। बातों बातों में धारा का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया था उसने। बाकी रात से वो यही सब बातें करते हुए आए। धारा को हॉस्पिटल के बाहर उतार कर वो अपनी कॉटेज की तरफ चला आया। इधर कुणाल अपने घर की विंडो के सामने बैठा हुआ पता नहीं किस सोच में गुम था। अरिजीत, धारा और डॉक्टर मितुल के जाने के बाद उसके बाबा ने उसे फोन करके बात की थी और इस तरह सारी बातें छुपाने पर बहुत कुछ सुनाया था। उसने माँ से बात करवाने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। उससे बात ही नहीं की। वो बहुत गुस्सा थी। वो बेचारा तो भला करने चला था, लेकिन उसके साथ होम करते हाथ जले वाली बात हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका परिवार, माँ, बाबा, काकू, शुभी काकी उसकी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं। आखिर धारा के साथ विवाह करके वो कैसा खुश रह पाता। अरिजीत अगर सामने नहीं आता तो फिर भी ठीक था, और अगर सामने आ ही गया था तो ये पता चलना कि वो एक कष्टदायी वैवाहिक संबंध से अभी अभी बाहर निकला है, ये तो नियति का इशारा ही था। वो सुखी जीवन बिता रहा होता तो शायद धारा भी धीरे धीरे उसे भूल ही जाती। लेकिन उसका इस तरह से धारा के सामने आना और धारा का अपने ऊपर नियंत्रण खो देना संभव थे प्रारब्ध ही होगा। धारा भले ही शादी के लिए तैयार थी, लेकिन वो तो जानता था कि वो अरिजीत को ही प्यार करती है, और टूट कर बिखरे अरिजीत को देखकर धारा का दिल कितना दुखी है। ऐसा जीवन साथी जिसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट तो हो लेकिन प्यार ना हो, उसके साथ पूरा जीवन बिताना बहुत कठिन है। और जबकि उसके पास ये अवसर था कि वो दोनों को एक कर सके, फिर वो इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि बस अपने बारे में सोचे। वही इन्हीं सोचों में खोया रहा। इधर रघुवीर साहब बहुत देर तक इतनी बड़ी खुशी अपने मन में दबा कर नहीं रख सके। एक दिन बातों के बीच उन्होंने पवित्रा जी को सब कुछ बता दिया।
पवित्रा जी को अरिजीत और धारा का एक होना कैसा लगा, वो ये खुद भी नहीं समझ पाई। बहुत ही मिश्रित सी भावना थी। एक तरफ बेटे का सोचकर अच्छा भी लग रहा था और दूसरी तरफ धारा के स्टेटस के बारे में सोचकर बुरा भी लग रहा था। फिर अगर वो धारा को लेकर आती तो धारा उनके एहसान से दबी रहती और अब उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रघुवीर साहब ने पूछा, क्या हुआ, खुशी नहीं हुई आपको? रघुवीर साहब बहुत ध्यान से उनका चेहरा देख रहे थे। नहीं, खुश हूँ, एक्चुअली बहुत खुश हूँ, वो बोली तो उनका चेहरा उनके शब्दों का साथ नहीं दे पा रहा था। एक प्रत्याशित है, एकदम सुनकर भरोसा नहीं हो रहा है। रघुवीर साहब की तीखी नजरें अपने पर जमी देखकर वो हड़बड़ाकर बोले तो रघुवीर साहब कुछ सख्त लहजे में बोले, देखो पवित्रा, इस बार आप अरिजीत को किसी बात पर भी रोकेंगी टोकेंगी नहीं। वो जो करना चाहता है उसे करने देना। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी बात से नाखुश हो। बहुत मुश्किल से हमें हमारा बेटा वापस मिला है। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में खुशी की खनक सुनने को कान तरस गए थे। और यही सेम चीज धारा के लिए है। ये भूल जाइए कि धारा क्या थी और क्या नहीं। वो एक एजुकेटेड सभ्य लड़की है और आपकी बेटी की पसंद है, उसकी खुशी है। बस इतना ध्यान रखना, धारा के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा हमारी बेटी की पत्नी के साथ होना चाहिए। आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? मैंने कब उसका अपमान कर दिया? मैं खुद उसे लेने गई थी, लेकिन मुझे तो उसने मुंह पर मना कर दिया था। वो उखड़े स्वर में बोली, ये सब बातें आज तो कहीं आज के बाद मत कहना। पुरानी बातें सब भुला दीजिए। बस ये याद रखिए कि धारा हमारी बेटी की पसंद है, उसका प्यार है। वो गंभीर होकर बोली। तो पवित्रा जी बोली, लेकिन हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही करेंगे। अगर उस लड़की ने पुरानी बातों को लेकर कुछ कहा तो? उन्होंने चिड़ी हुई आवाज में कहा। रघुवीर साहब का धारा के लिए इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देना उन्हें बिल्कुल नहीं भाया था। उनकी बात सुनकर रघुवीर साहब ऊंची आवाज में बोले, फिर वही बात, ये वो लड़की क्या होता है? मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर इस बार आपने धारा के साथ जरा भी दुर्व्यवहार किया तो अपने बेटे को खो बैठेंगी। पवित्रा जी झल्लाकर बोली, ठीक है बाबा, समझ गई मैं। मुझे क्या पड़ी है जो मैं उससे कुछ भी बोलूंगी? अरे जीत खुद अपने आप संभालेगा। मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर उसने अपने मन में पुरानी बातों को लेकर गांठ बांध रखी तो? उनकी बात सुनकर रघुवीर साहब असहाय भाव से सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए कि पवित्रा बदलना ही नहीं चाहती। उन्होंने मुग्धा से भी इस बारे में बात करने का मन बना लिया था। वह अपनी शादी तक तो यही थी। वो धारा का अच्छे से ख्याल रख सकती है। सबसे पहले तो अरिजीत से पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। वो कलाट से आना चाहता है कि नहीं। अगर वो यहाँ लौट आया तो उन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सारा काम संभालते संभालते वो भी थक से चुके हैं। कुछ जिम्मेदारियां तो मैनेजर और कर्मचारियों में बांटी जा सकती है, लेकिन उनके ऊपर पूरा भरोसा करना भी नादानी है। अब उनको घर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर उन्हें जरा से भी लगा कि धारा इस घर में खुश नहीं है तो वो उनके लिए एक अलग बंगला तैयार करा देंगे। बहुत मुश्किल से उनके बेटे के जीवन में खुशियां लौटी हैं। वो किसी भी कीमत पर उन्हें जाने नहीं दे सकते। ये तो मन में ठान लिया था उन्होंने। इधर अरिजीत अपनी कॉटेज के बाहर टहल रहा था। इस समय भी उसकी सोच धारा के इर्द गिर्द घूम रही थी। कुणाल के परिवार का रिएक्शन तो अपेक्षित ही था, लेकिन अब धारा हॉस्पिटल में काम कर भी पाएगी। हो सकता है कि वो लोग ये ना चाहें कि धारा उनके हॉस्पिटल में काम करे, क्योंकि अभी तक तो कुणाल की अनुपस्थिति में धारा पारिवारिक सदस्य की तरह ही सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन अब उन लोगों का क्या रुख होगा? उसने गहरी सांस ली। जो भी हो, सबसे ऊपर धारा की मर्जी है। वो जो चाहेगी अरिजीत वही करेगा। धारा अपने कमरे में बैठकर डॉक्टर मितुल से बात कर रही थी। कुणाल के स्व मना कर देने के बाद उसके काकों का मूड थोड़ा तो ठीक हुआ था, लेकिन वो अभी भी नाराज थे।
उन्होंने डॉक्टर मृदुल से बात नहीं की थी। हालांकि कुणाल के परिवार ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन अरिजीत की तरह उसके मन में भी आशंका उठ रही थी कि अब वो इस हॉस्पिटल में जॉब जारी रखे या नहीं। रात में अरिजीत का फोन आया तो वो अपनी आशंका उससे शेयर करने से रह न सकी। अरिजीत ने कहा, वैसे तो कुणाल के पीछे इस तरह से हॉस्पिटल छोड़ना ठीक नहीं है। एक बार कुणाल से बात कर लो। लेकिन अगर कुणाल का परिवार नहीं चाहता कि तुम हॉस्पिटल में रहो, काम करो, या फिर तुम्हारा मन नहीं है तो काम छोड़ दो, मैं कहीं और अच्छी जगह तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा दूंगा। धारा बोली, अगर हॉस्पिटल छोड़ दिया मैंने तो फिर कोलाड भी छूट ही जाएगा। मेरे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं रहेगी। मैं वापस दार्जिलिंग चली जाऊंगी, वह सरलता से कह गई। मुझे छोड़कर? अरिजीत ने मायूसी जताई तो धारा जल्दी से बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब तो। वह हड़बड़ा गई। अरिजीत खुलकर हंस पड़ा। धारा उसका मजाक भी नहीं समझ सकी थी। पता नहीं कितने दिनों बाद वो इस तरह खुलकर हंसा था। अरिजीत बोला, अभी तक वैसे ही हो, भोली मासूम। फिर वह अपनी हंसी रोककर बोला, अच्छा, कुणाल से बात हुई तुम्हारी? नहीं, आज तो पता नहीं कैसा मूड होगा उनका, कल देखूंगी। कल तक थोड़ा संभल जाएंगे तब बात करूंगी। धारा ने उदास होकर कहा, मैं भी कल फोन करूंगा। कुणाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वापस आ जाए। वो खुद सामने अपनी फैमिली से बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है। धारा ने कहा तो अरिजीत लगाव भरे स्वर में बोला, धारा, कुणाल वापस आ जाए तो फिर घर चलते हैं। बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। धारा ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि उसे पवित्रा सूर्यवंशी जी से मिलने से कोई डर वगैरह लग रहा था। वो पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हो गई थी। उसमें कोई ऐसी कमी नहीं थी कि कोई उसे नकार सके। लेकिन उसका मून पैलेस जाने का मन नहीं था। वह अरिजीत से अपने मन की बात कहने का मौका ढूंढ रही थी। उसने सोच लिया था कि जब भी जाने का समय होगा तो वो मून पैलेस में जाकर ठहरने को मना कर देगी। इधर कुणाल के घर में उदासी छाई हुई थी। रसोइये ने खाना बनाया भी और डाइनिंग टेबल पर लगाया भी, लेकिन कोई भी खाने के लिए नहीं उठा। वह सब लोगों को बारी बारी कहता रहा, लेकिन हर एक ने कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। कुणाल के पापा काफी देर तक उसकी माँ को मनाते रहे कि वो बिल्कुल भूखी ना रहे, थोड़ा सा तो खा ले। लेकिन वो अपने पलंग पर लेटकर चुपचाप आंसू बहाती रही, उठी ही नहीं। दूसरी तरफ डॉक्टर विकास बरामदे में पड़ी चेयर पर बैठी पत्नी क्या सोचते रहे। उनकी पत्नी शुभी के बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उठकर अंदर नहीं आए। जो घर कल तक विवाह की बातों से गुलजार था, वो आज सन्नाटे में डूबा हुआ था। घर के बड़े गोल कमरे में शॉपिंग बैग्स का ढेर लगा हुआ था, जिन्हें देखने और संभालने वाला कोई नहीं था। इधर डॉक्टर मृदुल दार्जिलिंग वापस चले गए थे। भानु ये महसूस कर रहा था कि दादा जब से मुंबई से लौटकर आए हैं, कुछ मुरझाए से हैं और उदास हैं। वो समझ गया कि वहां कुछ तो जरूर हुआ है। दादा लाख कहें कि उन्हें लंबे सफर की थकान हो गई है। वो इतना बड़ा तो हो गया था कि उनके चेहरे से उनकी उदासी भाप सके। दो तीन बार पूछने पर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। नाम करने के लिए थोड़ा बहुत खाकर वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गए। डॉक्टर मृदुल आज वाकई दुखी थे। विकास उनके लिए भाई जैसा दोस्त था। अपने जॉब के शुरुआती दिनों में उन्होंने और उनके परिवार ने उनका बहुत साथ दिया था। बिल्कुल घर जैसा महसूस होता था उन्हें। सबसे ज्यादा अफसोस उन्हें डॉक्टर विकास के रूट जाने का था। उनकी इतने दिनों की दोस्ती एक छोटी सी गलतफहमी की भेंट चढ़ गई थी। धारा के अतीत के बारे में उन्होंने डॉक्टर विकास को ज्यादा कुछ नहीं बताया था, और अरिजीत के बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि वो सब कहने का कोई लाभ नहीं था। कुणाल से रिश्ता जुड़ने से वो खुशी थी, क्योंकि कुणाल बहुत ही योग्य और माना हुआ हार्ट सर्जन था। परिवार की तरफ से जो थोड़ी बहुत चिंता थी, वो कुणाल के परिवार के प्यार भरे व्यवहार की वजह से तिरोहित हो गई थी। धारा का सुख ही उनके लिए महत्वपूर्ण था, और धारा कुणाल के साथ खुश रहेगी, वो ये जानते थे। अरिजीत के बीच में आ जाने से उन्हें एक तरह से निराशा ही हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि तारा फिर से किसी उलझन में फंसे, फिर से वही सब चले। वैसे तो उन्हें
इतना विश्वास था कि धारा सारी परिस्थिति संभाल सकती है। वो किसी पवित्रा सूर्यवंशी के सामने कमजोर पड़ने वाली नहीं है। उसने अब सबका मुकाबला करना सीख लिया है और ये वो उसे पवित्रा सूर्यवंशी को जवाब देते देखकर बखूबी समझ गए थे। लेकिन वो धारा के लिए एक ऐसा परिवार चाहते थे जो खूब उत्साह और खुशी से उसका अपने परिवार में स्वागत करे, जैसा कुणाल का परिवार था जो पलक पावड़े बिछाए उसको अपने परिवार में सम्मिलित करने को आतुर था। फिर भी धारा की खुशी बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर धारा अरिजीत के साथ खुश है तो वो भी हमेशा उसका साथ देने के लिए तैयार है। कुणाल आखिर 15 दिन बाद लौट ही आया। अरिजीत और धारा लगातार उसे फोन पर लौट कर आने को कह रहे थे। उसका परिवार भी उससे नाराज था। वो चाहता तो यह था कि धारा शादी करके चली जाए ताकि उसे धारा को अपने सामने देखकर बुरा महसूस न हो। उसका दिल अभी भी उसके काबू में नहीं था और इसी बात से वो डर रहा था। घर आकर उसे बहुत कुछ सुनने को मिला। माँ तो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। दिन भर बोलने वाली उसकी शुभी काकी खामोश होकर रह गई थी। विकास काकू अलग नाराज थे। वो सबको मनाते मनाते थक गया और फिर झुंझला उठा। क्या चाहते हैं आप लोग? जब मैं जानता हूँ कि थारा और अरिजीत एक दूसरे को प्यार करते हैं फिर भी जबरदस्ती उससे शादी कर लो। बिना बात हमारी बातों को गलत रंग मत दो कुणाल। उसके बाबा नाराज हो गए। हम कब कह रहे हैं कि तुम धारा से जबरदस्ती शादी कर लो? लेकिन तुम्हें तो सब कुछ पहले से पता था, फिर क्यों इन सब में इन्वॉल्व हुए? वो बोला, नहीं पता था पापा, वो खिसिया गया। अगर पता होता तो क्या मैं ऐसा करता? अब छोड़िए भी, धारा कोई आखिरी लड़की थोड़ी है दुनिया की। कोई अच्छी लड़की मिलते ही मैं भी शादी कर लूंगा। ये कहते हुए उसका दिल अंदर ही अंदर कटा जा रहा था। अपने परिवार को दिखाने के लिए कि उसे धारा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वह सबसे खूब बातें करता रहा। लेकिन वो ये भूल गया कि उसका परिवार है, उसके अपने हैं जो उसके चेहरे की एक एक रेखा पहचानते थे। वो लाख हंसी के पर्दे में अपना दर्द छुपाना चाहे, उसकी काकी, विकास काकू, माँ और बाबा सब समझ रहे थे कि इस वक्त कुणाल किस हाल में है। 2 दिन तक घर में यूं ही पड़ा रहने के बाद वो हिम्मत जुटाकर कोलाड चला आया। हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा काम होता है, कई निर्णय लेने थे, उन्हें वो नेगलेक्ट नहीं कर सकता था। यहाँ आकर धारा का सामना तो होना ही था, लेकिन कुणाल धारा के सामने ऐसा बन गया जैसे कोई बंद बक्सा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो धारा को देखकर मुस्कुराया भी, लेकिन वही मुस्कान जो उसके व्यवसाय का हिस्सा थी। चेहरा भावहीन ही रहा। काम की बातों के अलावा उसने कोई बात नहीं की। हॉस्पिटल के लिए काफी कुछ काम थे, वो डिस्कस किए और उठ गया। इस बात का उसने ध्यान रखा था कि वो धारा के साथ अकेले ना बैठे। अपने साथ उसने पहले ही हॉस्पिटल की एक और डॉक्टर लीना जोशी को बिठा रखा था। दोपहर में जब वो आराम करने अपने रूम में गया तो धारा भी डोर नॉक करके अंदर चली आई। हाँ धारा, कुछ काम था क्या? उसने बिल्कुल भावहीन ढंग से पूछा। नहीं, आपसे बात करने आई थी। धारा उसका परिचित जैसा बर्ताव देखकर हैरान हो गई। अभी मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ। वो बिना लचक के बोला। ओके, आप आराम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। अपने पर काबू कर धारा बाहर निकल आई। अपने कमरे तक आते आते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। सब उसका किया धरा ही एक अच्छे खासे इंसान को पत्थर बना दिया। कुणाल लाख छुपाए लेकिन वो खूब समझती है कि इस समय उसके मन की क्या हालत होगी। उधर कुणाल भी बेआवाज रो रहा था। शाम को अरिजीत मिलने आया तो कुणाल धारा के विपरीत अरिजीत से बहुत अच्छी तरह मिला। बहुत देर तक वो दोनों बातें करते रहे। धारा भी जानबूझकर उन दोनों से दूर दूर रही। कुणाल अरिजीत से उसके आगे के प्लान्स के बारे में बात करता रहा। वो जानना चाहता था कि उसने अपने और धारा की भावी जिंदगी के लिए क्या क्या सोच रखा है। अभी तो मुझे 2 दिन के लिए अपने एक जरूरी काम के लिए जाना है। वहां से लौट कर फिर धारा को लेकर अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाऊंगा।
बाबा का उससे मिलने का बहुत मन है, अरिजीत कहकर मुस्कुरा दिया। आप मेरे पीछे धारा का ध्यान रखिएगा सर, कुणाल बोला। हाँ बिल्कुल, कुणाल ने सिर हिला दिया। वह अपने आप को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अरिजीत ने जानबूझकर शादी के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि कुणाल कितनी भी हिम्मत दिखाए, लेकिन उन दोनों की शादी के बारे में डिस्कस करने में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। उसके टूटे हुए दिल को वो और ज्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उसका बहुत कृतज्ञ था। कुणाल ने वो किया था जो कोई और करने की सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने परिवार से भी ऊपर धारा और अरिजीत की खुशी को रखा था। कुणाल की जगह कोई और होता तो वो कतई ऐसा नहीं करता। धारा और भानु के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए उसका कोलार से जाना जरूरी था। उसने धारा से कहा था कि वो कुणाल से बात करके ये निश्चित कर ले कि आगे वो जॉब जारी रखेगी या नहीं। अगर तुम कहोगी तो हम कोलाड में ही बस जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं अभी इस एज में अपने बाबा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। जरूरी नहीं है कि हम लोग मून पैलेस में ही रहें, हम आसपास ही कहीं घर लेकर रह सकते हैं। वह उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला। धारा जो कहना चाहती थी वो उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाकई मून पैलेस में जाने का उसका मन नहीं था, लेकिन वो इतनी भी खुदगर्ज नहीं थी कि एक बेटे को उनके माँ बाप से दूर कर दे। अरिजीत उसके मन की हालत बखूबी समझ सकता था। उसकी मॉम के इतने अपमानित करने के बाद वो कैसे सहज रह सकती है। उनका तो जितना कम से कम आमना सामना हो वही बेहतर है। उसने गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं चाहता कि इन लोगों के बीच ऐसी स्थिति हो, लेकिन जो हो चुका था उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। कुणाल हॉस्पिटल का राउंड लेते हुए कैंटीन की तरफ से गुजरा तो उसने देखा कि डॉक्टर लीना जोशी और धारा के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी। आइए सर, कॉफी पी लीजिए, उसने खड़े होकर आवाज लगाई। आप लोग पीछे, मुझे काम है। उसने उड़ती हुई नजर धारा पर डालकर मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गया। सर को क्या हो गया है? कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। जाते जाते उसने सुना कि लीना धारा से पूछ रही थी। धारा का जवाब सुनने के लिए वो रुका नहीं, आगे बढ़ता चला गया। पता नहीं धारा ने उसे क्या जवाब दिया। अरिजीत के जाने के बाद से वो धारा से बचता फिर रहा था। उसका अकेले में सामना ना हो इसलिए वो अधिकतर किसी न किसी को अपने साथ लगाए रहता था। रात में भी वो मुंबई लौट जाता था, जिससे आगे बातचीत का कोई अवसर ही ना जुड़ सके। वैसे भी उसके माँ बाबा उसके लिए बहुत परेशान थे। वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। एक दिन उसके फोन पर डॉक्टर मिदुल का फोन चला आया। जब से वो यूएसए से लौटा था यह पहली कॉल थी। वो बोले, कुणाल कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? और भानु कैसा है? वो बहुत विनम्र स्वर में बोला, सब ठीक है बेटा, विकास तो मुझसे नाराज है ही। मैंने सोचा कहीं तुम भी मुझसे गुस्सा ना हो। वो दुखी होकर बोले, अरे नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? आप तो हमेशा मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। वो आश्चर्य से बोला। तो डॉक्टर विदु उदास स्वर में बोले, पता नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। तुम इतने अच्छे इंसान हो और तुम्हारे साथ। कहते हुए उनका स्वर थोड़ा धीमा पड़ गया। अंकल आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ है मेरे साथ। मेरे बारे में सोचने के बजाय आप धारा की खुशियों के बारे में सोचिए। डॉक्टर मिदुल बोली, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? सब कुछ अच्छा तो चल रहा था। धारा को तुम्हारे साथ देखकर मुझे बहुत संतोष मिलता था कि अब वो सब परेशानियों से मुक्ति पा जाएगी। वो फोन पड़े। अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या धारा की खुशी कोई मायने नहीं रखती? धारा के लिए अरिजीत कितना इम्पोर्टेंट है ये क्या आपको बताने की जरूरत है? वो उन्हें समझाने लगा। मुझे उसके लिए डर लगता है। तुम पवित्रा सूर्यवंशी को नहीं जानते। उन्होंने पहले ही धारा को बहुत दुख दिए हैं। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा है, इसलिए डरता हूँ कि वो फिर से वही सब ना भुगते। कुणाल बोला, धारा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पवित्रा सूर्यवंशी अब कुछ नहीं कर सकती।
अगर ऐसा ना होता तो वो धारा से मिलने यूं गिड़गिड़ाती नहीं। क्या आपको अपनी परवरिश पर विश्वास नहीं है? धारा को आपने इतना मजबूत बना दिया है कि वो किसी भी पवित्र सूर्यवंशी से दबने वाली नहीं है। वो सब कुछ संभाल लेगी, उसने दृढ़ता से कहा। काफी देर तक वो डॉक्टर मृदुल को समझाता रहा और उनकी काकू से बात कराने का प्रॉमिस भी कर दिया। अरिजीत 2 दिनों बाद लौट आया था और अब भानु के एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसने भानु और धारा दोनों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया था। कोलाड से उसने पहले दार्जिलिंग जाने का प्लान बनाया था। वहां से भानु को लेकर अपने घर जाने वाला था। कुणाल से उसने बात कर ली थी। भानु के एग्जाम्स खत्म होते ही वो लोग दार्जिलिंग के लिए निकल पड़े। उन्होंने डॉक्टर मृदुल से भानु को कुछ भी बताने को मना कर दिया था। वो भानु को खुद सरप्राइज देना चाहता था। शाम ढले जब वो एक साथ दार्जिलिंग पहुंचे तो भानु गोस्वामी दादा के साथ किसी काम से बाहर ही निकल रहा था। अरिजीत को देखकर पहले वो भौचक्का सा देखता रह गया, फिर एकदम से खुशी से उसकी तरफ बढ़ता चला आया। भैया आप! वो खुश होकर उसके गले लग गया। अरिजीत ने अपने हाथ में पकड़ा बैग नीचे सरक जाने दिया और भानु को अपनी बाहों में भर लिया। उसने प्यार से पूछा, कैसे हो भानु? भानु खुश होकर बोला, आप कैसे हैं भैया? आपका एक्सीडेंट हो गया था, अब ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ठीक हो बेटा। तुम मुझे याद करते थे क्या? भानु उत्साहित होकर बोला, हाँ भैया, आप दीदी से पूछो ना। क्यों दीदी, मैं कितना याद करता था भैया को। अरे मेहमानों को अंदर तो आने दो, लाइए ये सामान मुझे दे दीजिए। गोस्वामी दादा ने हंसते हुए भानु को टोका। अरिजीत भानु के गले में हाथ डालकर अंदर भरने लगा। वो उसकी स्टडीज के बारे में पूछ रहा था। धारा को आश्चर्य हो रहा था कि भानु के मन में पता नहीं अरिजीत के लिए कब का दबा प्यार निकल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बीच में इतने साल निकल गए। दोनों एक दूसरे की बातों में धारा को भी भूल गए थे। अरिजीत बोला, अपनी पैकिंग कर लो, कल हम लोग साथ चल रहे हैं। भानु ने असमंजस से पूछा, कहाँ? बस सरप्राइज है तुम्हारे लिए, कहकर अरिजीत हंसा। डॉक्टर मृदुल को देखते ही उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। आओ बैठो अरिजीत। भानु को क्यों ले जा रहे हो? डॉक्टर मृदुल ने पूछा। बस यूं ही, आप भी चलिए, अपने पुराने साथियों से मिल लीजिएगा, बाबा भी आपसे मिलकर खुश होंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला तो डॉक्टर मृदुल बोले, मेरे कौन से पुराने साथी हैं वहाँ? सब लोग भूल गए होंगे। अरिजीत बोला, अरे नहीं, ऐसे कैसे भूल गए होंगे? आपको भी कोई भूल सकता है। अभी तो आप लोग जाओ, मैं बाद में जरूर चलूंगा। दादा चलिए ना, आप यहाँ अकेले रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। भानु ने आग्रह किया तो डॉक्टर मृदुल बोले, अरे अकेला कहाँ हूँ, गोस्वामी दादा तो है यहाँ, अगली बार चलूंगा। अगले दिन वो सुबह सुबह सिलीगुड़ी पहुंचे और वहां से फ्लाइट लेकर अरिजीत के शहर पहुंच गए। अरिजीत ने गाड़ी बुलवा रखी थी जिसमें बैठकर वो लोग घर की तरफ रवाना हो गए। धारा का मन बहुत अजीब हो रहा था। वो वैसे तो किसी को नापसंद नहीं करती है, लेकिन पवित्र सूर्यवंशी जी का सामना करने का उसका दिल नहीं था। लेकिन बात अरिजीत के बाबा की थी जो उससे मिलना चाहते थे। गाड़ी जब मून पैलेस जाने वाले रास्ते पर नहीं पड़ी तो धारा चौंक गई। उसने अरिजीत की तरफ देखा तो अरिजीत मुस्कुरा दिया। धारा बोली, ये तो हमारे गांव का रास्ता है। भानु उत्साहित होकर बोला, हम लोग हमारे गांव जा रहे हैं क्या? हाँ, पहले गांव चलेंगे, उसने धारा की तरफ देखकर कहा। धारा के दिल में ढेरों सुकून उतर आया। मून पैलेस जाने की सोचकर वो संकुचित सी बैठी थी। उसे वहां जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन अरिजीत की वजह से वहां जाने से इनकार भी नहीं कर सकती थी। कार जब धारा के घर के सामने रुकी तो दोनों बहन भाई की आंखें भीग गई। अपनी माँ और अम्मा की याद चली आई। भानु कार से सबसे पहले उतरा और पत्थरों की सीढ़ियों पर होता हुआ अपने घर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। ये है तुम्हारा सरप्राइज। कार से उतरती धारा के हाथों में उसने घर की चाबी रखते हुए कहा। धारा ने कांपते हाथों से घर का ताला खोला तो घर को बहुत अच्छी हालत में देखकर उसे बहुत हैरत हुई। पूरे घर में खूब काम करवाया गया था। मरम्मत के अलावा सारा घर अच्छे से साफ सुथरा था। दीवारें भी चमक रही थी, नई नई पुताई हुई थी।
यहाँ तक जंगे जंगे फूलों के गमले भी रखे हुए थे। लग ही नहीं रहा था कि ये वही पुराना घर है। छतें और दीवारों को बिल्कुल अच्छी तरह संवारा गया था। धारा और भानु सारे घर में घूम घूम कर दीवारों को छू छू कर देख रहे थे। धारा के चेहरे पर फैली खुशी को अरिजीत मुग्ध भाव से निहार रहा था। आपने ये सब कुछ क्यों किया? कहते हुए धारा के होंठ कांप रहे थे। क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? उसने प्यार भरे स्वर में कहा। भानु खुश होकर बोला, भैया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खुशी में भानु ने अरिजीत का हाथ पकड़ लिया। अरिजीत बोला, पता है भानु, मैंने घर क्यों ठीक करवाया है? भानु ने अचरज भरी आंखों से पूछा। क्यों भैया? तो अरिजीत बोला, तुम्हारी दीदी की शादी यहीं से होगी। वो कह तो भानु से रहा था, लेकिन उसकी नजरें धारा के गुलाबी होते चेहरे पर जमी हुई थी। ये सुनकर भानु की खुशी और भी बढ़ गई। आप सच कह रहे हैं भैया? अरिजीत बोला, हाँ बिल्कुल सच, कहकर वो खुलकर मुस्कुराया। भानु, बाहर किसी ने आवाज लगाई। भानु धारा के कुछ बोलने से पहले ही भागकर दरवाजे की तरफ चला गया। इंदु काकी हाथ में चाय का जग और 2-4 कप हाथ में पकड़कर अंदर चली आई। भानु ने लपक कर उनके पांव छुए। खूब लंबी उम्र हो बेटे, खूब खुश रहो। घर की बत्ती जलती देखी तो मुझे लगा हमारी धारा आ गई दिखे। उनके चेहरे पर ममतामयी मुस्कान थी। लो चाय पी लो तुम लोग। धारा आगे बढ़कर उनके गले लग गई। काकी बोली, अभी 1 हफ्ते पहले ही तो सब काम पूरा हुआ है। तेरे घर में काम होते देखकर ही तो हमें मालूम हुआ था कि हमारी धारा आने वाली है, कहकर इंदु काकी हंस पड़ी। भानु खुश होकर बोला, अरे सच में दीदी, इतने दिनों से दार्जिलिंग में थे तो कुछ अजीब लगा ही नहीं। हमारे घर में तो लाइट का कनेक्शन ही नहीं था। भानु बोला तो धारा का ध्यान भी इस तरफ गया, अपने घर को महसूस करने में। वो इतना खो गए थे कि ये भी एहसास नहीं हुआ कि उनके घर में पहले लाइट नहीं थी। इतने में अरिजीत अंदर वाले कमरे से बाहर निकल आया, जिसे देखते ही इंदु काकी संकुचित हो गई। अरिजीत आगे बढ़ा और इंदु काकी के पैरों में झुक गया। काकी अभिभूत होकर देखती रह गई। अरे काकी, मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? वो हंसकर बोला। काकी का मुंह शर्म से लाल हो गया। उनके मुंह से बोल नहीं फूटे। वो गांव की सीधी सादी महिला थी, शायद ही कभी गांव से बाहर गई हो। सकुचा कर रह गई। धारा और भानु हंसने लगे। लाओ काकी, चाय तो पिला दो वरना ठंडी हो जाएगी, अरिजीत ने बड़ी आत्मीयता से कहा। धारा बोली, लाई काकी मुझे दे दीजिए, मैं चाय डालकर लाती हूँ। धारा ने उनके हाथ से जग ले लिया। 1 कप में चाय डाल तो मैं ड्राइवर को दे आऊं, अरिजीत ने कहा। भैया आप चाय पीजिए, मैं बाहर दे आऊंगा, भानु ने समझदारी से कहा। भानु चाय लेकर बाहर चला गया। काकी बैठ जाइए आप, इंदु काकी को खड़ा देखकर अरिजीत ने कहा। चलो आप लोगों को खाना ले आओ, इंदु काकी ने शर्माते हुए कहा। काकी खाने के लिए आप परेशान मत होइए, खाना हम लोग लेकर आए हैं, धारा ने बताया। चलो भैया आपको मैं अपने खेत दिखाता हूँ। अभी काकी कुछ कहती कि भानु अंदर आया और अरिजीत का हाथ पकड़कर बोला। अरिजीत ने एक नजर धारा पर डाली और भानु के साथ खींचता चला गया। संभाल कर भानु, धारा ने पीछे से आवाज देकर कहा। बहुत अच्छे इंसान हैं, 2 दिन के लिए आए थे और सबसे बरसों पुरानी जान पहचान सी कर ली। गांव के छोटे बच्चे तक देखकर ही खुश हो जाएंगे। इतनी टॉफी और बिस्कुट बांटे हैं उन्होंने। इंदु काकी अरिजीत की पीठ फेरती ही बोली। क्या क्या ये गांव आ चुके हैं? वो अचकचाकर बोली। तुझे नहीं पता? बताया नहीं था क्या? सरपंच जी से मिलकर तुम्हारे घर की मरम्मत और बिजली का कनेक्शन करवाया था उन्होंने। साथ में कई लोगों को लेकर आए थे। उन्होंने बताया तेरे साथ प्यार हो रहा है उनका, गांव में ही बारात लाएंगे। इंदु काकी ने ठोड़ी पर उंगली टिकाकर कहा। धारा का चेहरा गुलाबी हो उठा। उसने सिर झुका लिया। अरिजीत ने ये क्या किया? अभी से सब लोग को बता दिया, अब गांव में कैसे निकलेगी वो? भगवान तेरे भाग्य अच्छे करे। इतनी परेशानी सहन कर तूने पढ़ाई पूरी कर ली और अपने भाई को भी पढ़ा रही है। आज तुम्हारी माँ जीती होती तो कितना खुश होती। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। धारा की आंखें भर आई। माँ और
अम्मा दोनों ही छिन गए उन भाई बहन से। काश कोई अपना होता जो उनकी खुशी में शामिल होकर उन्हीं की तरह खुश होता। अब तो सबसे ज्यादा डॉक्टर मितुल उनके अपने हैं, जिन्होंने उन दोनों भाई बहन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना अच्छा खासा चलता हॉस्पिटल छोड़कर उनकी वजह से दार्जिलिंग शिफ्ट हो गए। उनके लिए सुख सुविधाएं जुटाते हुए उन्होंने कभी अपनी परवाह नहीं की। काकी जैसे उसकी मन की बात समझ गई थी, बोली, कोई नहीं, हम भी तो तेरा परिवार ही हैं धारा बेटी। हाँ काकी, उसने कहा और आगे बढ़कर उनके गले लग गई। हम लोग यहीं रुक जाए तो। अरिजीत और भानु लौट आए थे। इंदु काकी चाय के बर्तन लेकर अपने घर चली गई थी। अरिजीत बोला, बहुत सुंदर गांव है तुम्हारा धारा। भानु ने मुझे खेत भी दिखाया और गधेरा भी। इतनी तेज पानी की आवाज आ रही थी, डर लग रहा था नीचे जाते हुए। भानु बोला, बस मंदिर नहीं जा पाए, भैया ने कहा कि देर हो रही है। धारा को गांव आकर महोत्सव हो गया। अरिजीत उसके मन की बात जान गया और बोला, अगर रुकने का मन है तो रुक जाओ, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ, तुम लोग आज यहीं रुको, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा। भानु बोला, आप भी यहीं रुक जाइए ना भैया। भानु का तो जैसे अरिजीत को छोड़ने का मन ही नहीं था। रुक जाओ, उसने गहरी नजरों से धारा को देखा। धारा का दिल धड़क उठा। जाने तो उन्हें, घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। धारा ने अपने आप को संभाल कर कहा, हाँ, बाबा को बता दिया था वो इंतजार करेंगे। धारा को देखते हुए वो बाहर निकल आया। ड्राइवर उसे देखते ही बाहर निकल आया और बोला, छोटे साहब चले क्या? अरिजीत बोला, हाँ चल रहे हैं। ओके भानु, अपनी दीदी का ध्यान रखना, मैं कल सुबह आऊंगा, ठीक है? हाथ हिलाता हुआ वो कार में बैठा और कार स्टार्ट होकर धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गई। धारा और भानु अंदर आ गए। भानु, भूख तो लग रही होगी, उसने भाई से पूछा। तुम्हारे साथ ही खाऊंगा दीदी, निकाल रही हूँ, खाना खा लो, धारा ने कहा और अपनी छोटी सी रसोई की तरफ चली गई। रसोई में बहुत से पैकेट पड़े हुए थे। जरूरत की सारी चीजों के पैकेट देखकर धारा की आंखें छलछला आई। कितना ध्यान रखा था अरिजीत ने छोटी छोटी चीजों का। वहां रुकना पड़ेगा, यही सोचकर खाने के सामान के पैकेट, आटा, दाल, मसाले सब रखे थे। खाना निकाल कर वो अम्मा वाले कमरे में चली आई। एक तरफ लकड़ी के 3-4 संदूक एक के ऊपर एक रखे हुए थे। उसके ख्यालों में अम्मा के आखिरी दिन आ गए। इसी कमरे में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। भानु, आ जाओ, खाना खा लो, उसने भानु को आवाज दी। आया दीदी। भानु कपड़े चेंज करके आया। दीदी, कितनी सर्दी हो रही है यहाँ, वो हाथ मलते हुए बोला। अरे, पहाड़ी को सर्दी लग रही है, कहकर धारा हंस पड़ी। दार्जिलिंग में भी तो इतनी ही सर्दी होती है। भानु बोला, नहीं दीदी, यहाँ ज्यादा लग रही है। चलो खाना खाकर फिर बिस्तर में घुस जाना। उसने खाना उसके सामने रख दिया। घर बहुत अच्छा करवा दिया था अरिजीत ने। फिर भी ये डॉक्टर मितुल के घर जितना सुविधा संपन्न नहीं था, लेकिन धारा और भानु अपने घर में आकर बहुत खुश थे। अरिजीत घर पहुंचा तब तक डिनर का टाइम हो गया था। नीतू डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। अभी रघुवीर साहब, पवित्रा जी और मुक्ता डिनर के लिए नीचे नहीं आए थे। क्या हाल है नीतू दी? उसके नमस्ते करने पर अरिजीत ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया। भगवान की कृपा से सब ठीक है छोटे साहब, कहकर वो भी मुस्कुरा दी। अभी थोड़े दिन पहले जब अरिजीत मूड पहले से गया था तो उसकी हालत कुछ बहुत ठीक नहीं थी। बात बात पर चिड़चिड़ा जाता था। सबके साथ खाना, हंसना, बोलना तो भूल ही गया था। अब उसे हंसता मुस्कुराता देखकर नीतू को दिली खुशी हुई। उसे अरिजीत और मुग्धा से लगाव था, क्योंकि जब वो बच्चे थे तब से विमला और नीतू मून पैलेस में काम कर रही थी। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, आप सब लोगों को बुला लाओ डिनर के लिए, वो कहता हुआ ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। भाई, भाई कहाँ हैं आप? मुग्धा खुशी के मारे ये सुनते ही कि अरिजीत आ गया है उसके रूम में चली आई। वॉशरूम में हूँ, अभी आया, अंदर से अरिजीत ने जवाब दिया। थोड़ी देर में अरिजीत टॉवल से मुंह पोंछता हुआ वॉशरूम से बाहर आया। उसके बाहर आते ही मुग्धा ने पूछा, धारा दी कहाँ है? वो उतावली हो रही थी तो अरिजीत बोला, धारा और भानु अपने गांव चले गए। लेकिन क्यों? आप तो उन्हें यहाँ लेकर आने वाले थे, वो एकदम से निराश होकर बोली। अरे तो कल लाऊंगा ना मिलाने, वो मुस्कुराते हुए बोला।
मॉम पापा कहाँ हैं? वो नीचे गए, मैं भी वहीं थी। नीतू दी ने बताया कि आप आ गए हो तो मैंने सोचा धारा दी को भी आप साथ ही लाए होंगे। वो मुंह फुलाकर बोली, ले आएंगे, इतनी जल्दी क्या है? कहकर वो हंस पड़ा और बोला, चल नीचे चले। वो दोनों नीचे चले आए तो अरिजीत के नीचे पहुंचते ही रघुवीर साहब ने पूछ लिया, धारा नहीं आई? जी बाबा, वो कल आएगी। अरिजीत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। पवित्रा जी ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, किसी होटल में ठहराया है तुमने? अरिजीत बोला, नहीं मॉम, वो अपने गांव गई है। अरिजीत अब गंभीर हो गया। पवित्रा जी चौंक कर बोली, गांव? यू मीन केशव के घर? नहीं, वो अपने घर गई है और भानु भी साथ में है। अरिजीत ने बताया और अपनी चेयर पर बैठकर अपनी प्लेट में खाना डालने लगा। पवित्रा जी खामोश हो गई। वो पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन चुप रह गई। मन में सोच रही थी कि धारा अब कुछ तो नखरे दिखाएगी ही। उसका घर तो काफी दिनों से बंद पड़ा होगा, कैसे रह पाएगी? रघुवीर साहब ने पूछा तो अरिजीत बोला, बाबा, उसके गांव वाले मदद कर देंगे। अब उसका मन था तो मैंने सोचा कि अच्छा है, चली जाए। अरिजीत ने खाना खाते हुए बताया, हाँ बिल्कुल बेटा, चलो खाना खा। रघुवीर साहब ने बातचीत पर विराम लगाते हुए कहा। सब लोग चुपचाप खाना खाने लगे। अरिजीत के ख्यालों में अभी भी धारा का चेहरा छाया हुआ था। इधर गांव में रात के सोने से पहले वो बहुत देर तक तारे भरे आसमान देखती रही। घर में उसके और भानु के सिवा कोई नहीं था, फिर भी उसे लग रहा था कि वो अपनी माँ के पास है, मानो उसका घर ही उसे अपनी बाहों में समेटकर अपनी ममता बरसा रहा है। घर में दो गायें थी जो केशव मामा ने उनके घर से जाते समय औने पौने दाम में आसपास वालों को ही बेच दी थी। उनकी जगह सूनी पड़ी थी। धारा ठंडी सांस भरकर अंदर लौट आई। भानु निश्चितता की गहरी नींद सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि भानु फिर वही छोटे मासूम बच्चे में बदल गया है। वो प्यार से अपने भाई के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। वो इतनी गहरी नींद में था फिर भी उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई। धारा अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे डॉक्टर मितुल का ख्याल आ गया। आज वो घर में अकेले होंगे। उन अनाथ बच्चों के लिए वो माँ बाप दोनों बन गए थे। जितना उन्होंने किया वो तो कोई कोई माँ बाप भी नहीं कर पाते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता से धारा का मन भर आया। कल उसे मून पैलेस जाना था। पता नहीं पवित्र सूर्यवंशी जी उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगी। अगर उनका व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं हुआ तो वो क्या करेगी? फिर वो इन्हीं सोचों में उलझी उलझी नींद के आगोश में चली गई। आगे क्या होगा? पवित्र जी और धारा क्या एक दूसरे के साथ सहज रह पाएंगी? कुणाल के जीवन में अब सब कुछ कैसे ठीक होगा? क्या अरिजीत और धारा की शादी हो जाएगी? क्या धारा के जीवन में अब खुशियां आ जाएंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।